बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ख़त्म करके पढ़ के फिर हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में स्टडी किया था, ठीक है, और उसकी डेरिवेशन देखी थी। और दरमियान में मैंने आपको ये स्किप कर दिया था कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन को, या वेव फंक्शन साई क्या है या इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। तो आज जो है ना थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, और यहाँ ऑपरेटर्स के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था उसको देख लेते हैं, और साथ साथ जो है आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आप लोगों के माइंड में ये थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स एंड वेव फंक्शन, ठीक है, इसके बारे में। यहाँ हम इसकी इक्वेशन देखेंगे नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन के बारे में, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स वर डेवलप्ड independently by W. Heisenberg in 1926 and Erwin Schrödinger in 1926, ठीक है। अब आपने हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देख लिया, ठीक है। आपने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में भी स्टडी कर लिया। अब ये जो है ना बेसिक्स थी, आप ये कह लो दो मेन पिलर थे हमारे पास वेव मैकेनिक्स के, या आप सिंपली इसको कह सकते हैं कि ये क्वांटम मैकेनिक्स के दो मेन पिलर्स हैं, ये हेजनबर्ग की इक्वेशन और जो है हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस हैं, ठीक है। हेजनबर्ग अप्रोच इज रेफर्ड एज मैट्रिक्स मैकेनिक्स, ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स मैकेनिक्स कहलाती है, एंड श्रोडिंगर अप्रोच इज रेफर्ड एज वेव मैकेनिक्स, ठीक है। Although the two approaches appear to be different, they are mathematically equivalent, कि दोनों अप्रोचेस हमारे पास हैं तो डिफरेंट, लेकिन उनके रिजल्ट जो हैं, उनकी जो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं वो हमारे पास सेम चीज़ों को प्रूव कर रही हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, बेशक इनकी अप्रोचेस डिफरेंट है लेकिन ये मैथमेटिकली हमारे पास इक्विवेलेंट है। From now onward, the position of a particle is considered distributed like a amplitude of wave, कि हमने जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लेनी है तो हम क्या कह रहे हैं कि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम किस तरह डिटरमिन कर रहे थे, साइज के साथ डिटरमिन कर रहे थे ना, ठीक है, कि हम एक फंक्शन के साथ इसको कंसीडर कर रहे हैं जिस, और वो साई फंक्शन हमारे पास क्या था, एम्पलीट्यूड था, ठीक है, कि अगर इलेक्ट्रॉन भी वेव लाइक मोशन शो कर रहा है तो उसकी वेव बनेगी, उसका एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या था, उसको हम साइज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसी तरह पोजीशन ऑफ पार्टिकल या पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेजर करना है तो उसको हम कैसे, उसके डिस्ट्रीब्यूशन हम देखें, उसकी एम्पलीट्यूड ऑफ वेव के लिहाज से उसको देखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास वेव फंक्शन जिसे हम साई कह रहे हैं, उसकी वो क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और साई स्केयर की सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्केयर, ठीक है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए साई क्या है और साई स्केयर क्या है हमारे पास। और इवन हमने जो पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स स्टडी करना है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को, तो वहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वहाँ पे भी आप देखिएगा कि साई की वैल्यू और साई स्केयर की वैल्यू में क्या चेंज आता है, ठीक है। द वेव फंक्शन साई इज अ सॉर्ट ऑफ एन एम्पलीट्यूड फंक्शन, ये हमारे पास क्या है, ये एम्पलीट्यूड फंक्शन है, एंड इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल इन स्पेस, कि ये हमें क्या बताता है कि पार्टिकल की पूरे स्पेस के अंदर कैसा वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है। साई इज अ कम्प्लेक्स फंक्शन, आपको पता है मैथ में हमने कम्प्लेक्स फंक्शन पढ़े हुए हैं कोई छोटी क्लासों के अंदर, मे बी 9th-10th के अंदर, के कुछ नंबर्स होते हैं वो कम्प्लेक्स नंबर होते हैं, यानी उनमें कोई इमेजिनरी वैल्यू भी होती है, ठीक है। नाइदर साई नॉर इट्स कंजुगेट साई स्टार हैज एनी फिजिकल सीक्वेंस सिग्निफिकेंस, ठीक है, कि अगर हमारे पास सिर्फ हम साई ले लें या इसका कंजुगेट ले लें, देखो ये कम्प्लेक्स नंबर है तो इसमें कोई ना कोई माइनस वैल्यू होगी, ठीक है, और इसका अगर कंजुगेट होगा तो उसके अंदर हम पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, और कम्प्लेक्स नंबर है ना तो इसमें आयोटा आएगा, यानी नेगेटिव वैल्यू के साथ आएगा, इमेजिनरी कोई नंबर होगा। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम सिर्फ लें लैम्डा, या लैम्डा कह रही हूँ, अगर हम सिर्फ साई लें या इसका कंजुगेट ले लें तो उनकी अलहदा से कोई वैल्यू नहीं है, उनकी अलहदा से कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन जब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनकी प्रोडक्ट ले लें, ठीक है,
तो फिर हमारे पास ये सिग्निफिकेंस बन जाती है, यानी ये बड़े इंपॉर्टेंट वैल्यू देते हैं हमें जब हम इनकी प्रोडक्ट ले लेते हैं या इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, क्यों? आपको पता है ये कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो यानी जिसमें आई आ रहा है या आयोटा आ रहा है, तो अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्केयर आ जाएगा। तो आयोटा का स्केयर जो है हमारे पास, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम रियल नंबर वहां से गेन कर सकते हैं। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि ये कम्प्लेक्स नंबर है इंडिविजुअली। अगर हम इंडिविजुअली साई को लें या इसके कंजुगेट साई स्टार को लें तो उनकी सिग्निफिकेंस नहीं होती, लेकिन जब हम उनकी प्रोडक्ट ले लेते हैं यानी कम्प्लेक्स नंबर की और उसके कंजुगेट की अगर हम प्रोडक्ट ले लें तो ये हमें रियल नंबर दे सकते हैं। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या है, इसकी बॉडी ज़्यादा इंपॉर्टेंस आ जाती है। ठीक है, however the product of a complex number and its conjugate is a real quantity। तो ये हमें रियल क्वांटिटी देता है, रियल नंबर देता है। इसीलिए हमारे पास क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ साई इंटू साई स्टार, और सिंपली हम मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इसको हम सिंपली कह दें कि साई स्केयर बन गया। तो सिंपली हमारे पास क्या है, साई स्केयर इज अ रियल फंक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स एंड डज हैव एन इम्पोर्टेंट फिजिकल इंटरप्रिटेशन। कि ये हमारे पास क्या है, ये एक रियल फंक्शन है और इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है हमारे पास। द प्रोडक्ट साई एंड इनटू साई स्टार और साई स्केयर इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, साई स्केयर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ मूविंग पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द स्पेस एज टाइम टी। यानी कि अगर आपने किसी भी मूविंग पार्टिकल को, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, उसको पूरे स्पेस में किसी भी टाइम पे डिटरमिन करना है तो हम साई स्केयर से डिटरमिन करेंगे। ठीक है, साई स्केयर क्या आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्पेस एट टाइम टी। इसकी वजह से हम किसी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी के बारे में बता सकते हैं कि वो किसी स्पेस में किसी पॉइंट पे मौजूद होगा या नहीं होगा। ठीक है, द फंक्शन साई एज अ मैटर ऑफ फैक्ट में इन्वॉल्व एन इमेजिनरी पार्ट। हमने कहा था ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसमें इमेजिनरी पार्ट भी हो सकता है। इफ द साई इज एक्सप्रेस्ड एज, अब इस मैथमेटिकल वे में अगर हम साई को इसमें रिप्रेजेंट करेंगे, साई इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। ठीक है, आई हमारे पास क्या इमेजिनरी नंबर है, या जिसे हम आयोटा वगैरह कहते हैं। ठीक है, अब इसका कंजुगेट क्या होगा, वो इसके ऑपोजिट आ रहा है। ठीक है, कि वो हमारे पास, उसको हम साई स्टार से रिप्रेजेंट करें, वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ए माइनस आई बी। अब हमने कहा कि हम साई को साई स्टार से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसकी प्रोडक्ट लेनी है। द प्रोडक्ट ऑफ साई एंड साई स्टार विल बी, कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए प्लस आई बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस आई बी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ए स्केयर माइनस, हमारे पास ये बन जाएगा माइनस आई स्केयर बी स्केयर। ठीक है, अब ये जो आई स्केयर की वैल्यू होती है हमारे पास -1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आई स्केयर की वैल्यू लगाएंगे -1, तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर। देखें, एक तो माइनस साइन खत्म हो गया हमारे पास जब हमने इसका स्केयर लिया, और जो इमेजिनरी नंबर था वो खत्म हो गया। यानी इसके पास इसके बाद स्केयर लेने से या प्रोडक्ट लेने से हमारे पास क्या हुआ है, हमारा रियल नंबर आ गया हमारे पास। ठीक है, Therefore, psi into psi star और psi square is always a positive real quantity। कि हमारे पास psi जो था वो कम्प्लेक्स था और लेकिन जो है इसका प्रोडक्ट लिया तो हमेशा हमारे पास पॉजिटिव और रियल क्वांटिटी आएगी। A complex number is one which contain अंडर रूट -1, या फिर i की वैल्यू होती है आयोटा जिसे हम कहते हैं, एज इट इज यूजली सिम्बलाइज्ड। ठीक है, कि i से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिंस psi scale represent the probability of finding a particular at certain point and time, यानी कि किसी भी टाइम के ऊपर, the summation of these probability at various point in the space can be obtained by integrating the whole space। तो हमारे पास क्या है, तो इसका मतलब क्या बना हमें कि साई स्केयर हमें बताता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन कह लें इन स्पेस, ठीक है, किसी भी टाइम के ऊपर। तो हम क्या करते हैं,
पूरी स्पेस के अंदर इसकी जितनी भी प्रोबेबिलिटी बनती हैं उनको कंबाइन कर लेते हैं। तो जब कंबाइन करना होता है तो आपको पता है हम समेशन लेते हैं, ठीक है, यानी इंटीग्रेशन कर देते हैं उसकी। तो अब जब हम पूरी स्पेस में इसको इंटीग्रेट करें तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइज स्क्वायर डीवी। ये वॉल्यूम बता रहा है यहाँ ये पूरी स्पेस का कितना वॉल्यूम है ये उसके बारे में, वेयर डीवी इज द इनफाइनाइटली स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट के चेंज इन वॉल्यूम के कितने वॉल्यूम के अंदर हम चेंज लेके आ रहे हैं और वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है। तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, द इंटीग्रल ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन मस्ट बी इक्वल टू यूनिटी। अगर ये हमारे पास यूनिटी आ रहा है, ये हमेशा इसको यूनिटी आना चाहिए, तो अगर ये यूनिटी है तो हम इसको कहते हैं कि वेव फंक्शन को हमने नॉर्मलाइज्ड कर लिया, ठीक है। दस द वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड if the probability of finding of the particle over the whole space is unity। यानी पूरी स्पेस में पार्टिकल कहीं ना कहीं तो प्रेजेंट होगा, यानी उसकी प्रेजेंस के चांसेस हैं, तो इसलिए ये इसको यूनिटी कंसिडर किया जाता है। अब स्पेस कहाँ से हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। अगर हम साई और इसके कंजुगेट को इंटीग्रेट करें तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, 1। या इसको आप सिंपली कह दें कि साइज स्क्वायर का है हमारे पास और उसको हम माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करें तो उसका आंसर अगर 1 आ जाए तो ठीक है, यानी पूरी स्पेस के अंदर हम इसको जो है क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं इसकी वैल्यूज को। तो फिर ये अगर ये 1 आता है तो उसका मतलब है ये नॉर्मलाइज्ड फंक्शन है, ठीक है। हमने ऊपर हेडिंग भी दिया है नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। यहाँ से हमें सिग्निफिकेंस के बारे में भी पता चल गया कि साई क्या थी, साई स्टार क्या था, या साई स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। अब वेव फंक्शन विच ओबेज रिलेशनशिप 1 इज सेड टू बी नॉर्मलाइज्ड, ठीक है, कि वो वेव फंक्शन जब हमारे पास जो है साई स्क्वायर या फिर एक साई और उसके कंजुगेट को पूरी स्पेस में हम इंटीग्रेट करें और उसका आंसर अगर 1 आ जाए तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। ऑल वैल्यूज ऑफ साइज आर नॉट एक्सेप्टेबल, the acceptable values are those which have been normalized by applying the function by a proper constant। इसको एक समटाइम ये हो जाता है कि हमें इसके लिए कोई कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है या डिवाइड करना पड़ता है ताकि हम जो है नॉर्मलाइज्ड वैल्यू ले लें और एक्सेप्टेबल वैल्यूज ले लें, ठीक है। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर हमने किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है तो वो देख लेते हैं वो कौन सा है। In some cases, the result of integration is found to be some constant, say n, कि इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट आ जाती है। लाजमी नहीं है कि 1 है, या समटाइम इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, कांस्टेंट भी आ सकती है। तो देन वी हैव हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी कि इंटीग्रेशन ऑफ साई इनटू साई स्टार या साई स्क्वायर ले लें आप, ठीक है, इज इक्वल टू n टू मेक द रिजल्ट इक्वल टू यूनिटी। अब हमने उसको यूनिटी लेके आना है, ठीक है। तो इसका मतलब है हम दो साइड पे इक्वेशन में क्या कर दें, डिवाइड कर दें n के साथ। तो राइट हैंड साइड पे n डिवाइडेड बाय n हो गया तो 1 आ गया, ठीक है। तो हमें चाहिए भी क्या था, इस साइड पे 1 आना चाहिए, ठीक है। और दूसरी साइड पे क्या करेंगे, इक्वेशन के इस साइड पे भी n से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या बन गया हमारे पास 1/n इंटीग्रेशन ऑफ साई इंटू साई स्टार, ठीक है, इज इक्वल टू 1। यहाँ 1/n को हम क्या करें, अगर अंडर रूट में लिखना चाहें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 1/n 1/2, एक दफा उसको मल्टीप्लाई कर दिया साई के साथ और 1/n अंडर रूट 2 आ गया हमारे पास, या 1/2 आ गया और साई स्टार के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। यानी कि आपको पता है n अंडर रूट और को मल्टीप्लाई करें n अंडर रूट के साथ तो इसकी वैल्यू n ही बनती है, ठीक है। तो उसने उसको जस्ट हाफ ऑफ करके उसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। द फैक्टर n 1/2 दस इंट्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, कि हमारे पास एक कांस्टेंट आया था तो उससे हमने क्या किया था, डिवाइड कर दिया था, तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। एंड द फंक्शन 1/n अंडर रूट 2 अंडर रूट, आप इसको सिंपल अंडर रूट कहेंगे
into psi is called normalized function के इस फंक्शन को हम कहते हैं normalized function जिसकी वैल्यू 1 आ रही है और जो है normalize जिस कांस्टेंट के साथ हमने इसको डिवाइड किया है वो हमारे पास normalization कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, at a certain point a particle is either present or absent। ठीक है, अब किसी भी पॉइंट के ऊपर या तो पार्टिकल प्रेजेंट हो सकता है या एब्सेंट हो सकता है। साई स्केयर कैन ओनली बी वन वैल्यू एट अ पार्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, इसकी कोई भी एक वैल्यू होगी या प्रेजेंट होगा या नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, एट अ पार्टिकुलर पॉइंट एंड टाइम, हेंस साई मस्ट बी अ सिंगल वैल्यू कि साई या साई स्केयर की आप ये कह लो कि सिंगल वैल्यू होगी हमारे पास। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन यस होगी या फिर नो होगी। ठीक है, द अनदर कंडीशन इज दैट द साई एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव्स। ठीक है, जैसे हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जो क्या लिया था, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड विद रिस्पेक्ट टू जी लिए थे। और ये हमारे पास क्या थे, देयर पार्शियल डेरिवेटिव शुड बी कंटिन्यूस एवरीवेयर कि हर तरफ ये हमारे पास क्या होंगे, पूरी स्पेस में कंटिन्यूस होंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास कहते हैं कि हम क्या कहते हैं, साई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, कंटिन्यूस वैल्यू होनी चाहिए और रियल नंबर हमारे पास क्या है, साई स्केयर अगर आ जाता है तो ये हमें उसकी फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल इन स्पेस के बारे में बता देता है। ठीक है, अभी हमने देखा था कि एक फंक्शन है साई और उसके कंजुगेट को मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट लें तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, 1। तो तब ये हमारे पास क्या होता था, नॉर्मलाइज फंक्शन। अब अगर हमारे पास क्या है कि एक फंक्शन है जिसे हम साई 1 कह रहे हैं और दूसरा फंक्शन है जिसके साई 2 है, हम ये कह रहे हैं कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से टोटली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हम उसके कंजुगेट की बात नहीं कर रहे। ठीक है, आप ये कह लें एक फंक्शन 1 है और एक फंक्शन 2 है, इनको मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो उनका आंसर अगर 0 आ रहा है तो ये हमारे पास ऑर्थोगोनल फंक्शन कहलाते हैं। अभी हम इसकी डिटेल देख लेते हैं कि कोई एक फंक्शन 1 है और उसका जो है दूसरे के साथ या तो दूसरा हो हमारे पास फंक्शन या उसका दूसरे फंक्शन का कंजुगेट भी हो, तो अभी अगर हम उसको क्या करें कि आपस में मल्टीप्लाई करें होल स्पेस के अंदर और उसकी इंटीग्रेशन करें तो उसका आंसर क्या है, अगर हमारे पास 0 आता है तो ये हमारे पास क्या होता है, ऑर्थोगोनल फंक्शन हम इसको कहते हैं। ठीक है, दिस मीन्स दैट अ पर्टिकुलर वेव फंक्शन मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर वेव फंक्शन ओवर द इंटायर स्पेस। कि अगर कोई एक वेव फंक्शन है जैसे साई 1 है, उसको जो साई 2 है, साई 3 है, साई 4 है, उन सब से क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, दिस इज रीजनेबल बिकॉज इफ द टू पार्टिकल हैड नॉन ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन देयर डिस्क्रिप्शन वुड नॉट बी यूनिक। कि अगर हमारे पास वो नॉन ऑर्थोगोनल फंक्शन है तो उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं या उनकी डिस्क्रिप्शन भी डिफरेंट नहीं होगी। ठीक है, एज वन वेव फंक्शन कुड बी डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ द अदर। तो इसका मतलब है एक की बजाय हम दूसरा यूज कर सकते हैं या दूसरे की जगह हम पहला यूज कर सकते हैं। सिंपल आप ये कह लें कि हमारे पास जो वेव फंक्शन है उनको एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी एक की वैल्यू को दूसरी की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, या हम इसको कह देते हैं कि एक की वैल्यू को दूसरे की वैल्यू के ऑर्थोगोनल होना चाहिए। यानी अगर हम दोनों का प्रोडक्ट लें एक फंक्शन का और दूसरे फंक्शन का तो वो उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि ये इसकी कंडीशन है। The condition of orthogonality is that the product of two wave function integrated over the entire space must be equal to 0। कि जब हमारे पास दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, आपस में एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे, इंडिपेंडेंट हैं, तो उनको अगर हम इंटीग्रेट करें पूरी स्पेस के अंदर तो ये डीटा जो है ना हमारे पास ये रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी स्पेस के अंदर हमारे पास जो वॉल्यूम है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, 0। ठीक है, thus if psi 1 and psi 2 represent the two different acceptable wave function of a system, then integration of psi 1 and psi 2 into ये deta जो है ये whole space के लिए आ रहा है, ठीक है, is equal to 0। The two wave function are said to be mutually
ऑर्थोगोनल की, ये हमारे पास क्या है, ऑर्थोगोनल है एक दूसरे के। if one of if on the other hand they obey the equation, हमारे पास क्या है, अगर हम पहले पिछली वाली इक्वेशन देखें कि अगर साई 1 था तो उसका कंजुगेट क्या बना, साई 1 स्टार, ठीक है, उसको होल स्पेस में हम इंटीग्रेट करें तो आंसर नॉर्मलाइज होने के लिए क्या था, 1 आना चाहिए। इसी तरह साई 2 है तो उसका कंजुगेट फंक्शन हमारे पास क्या है, साई 2 स्टार, और उसकी इंटीग्रेशन का आंसर क्या आना चाहिए, 1। तो नीचे वाली इक्वेशन जो है वो हमें नॉर्मलाइजेशन फंक्शन की बता रही है, लेकिन अब हम क्या ले रहे हैं, एक साई 1 ले रहे हैं और दूसरा फंक्शन ले रहे हैं साई 2, तो उनकी प्रोडक्ट क्या है, 0 आनी चाहिए, ठीक है। इस चीज को आप क्लियर कर लेना, ठीक है। दे आर सेड टू बी नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, ये हमारे पास जिसका आंसर 1 1 आ रहा है वो नॉर्मलाइज्ड फंक्शन है। वेव फंक्शन विच आर बोथ नॉर्मलाइज्ड एंड ऑर्थोगोनल आर कॉल्ड ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन, कि वो वेव फंक्शन जो नॉर्मलाइज्ड भी हैं और अगर हम उनके ऑर्थोगोनैलिटी चेक करें तो साई 1 और साई 2 को अगर लें तो फिर हमारे पास क्या हो कि वो ऑर्थोगोनल भी हो, तो इसको हम ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन कह लेते हैं, यानी नॉर्मलाइजेशन को और उसके साथ ऑर्थोगोनैलिटी को कंबाइन करके हम इसके लिए एक वर्ड यूज कर लेते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, ऑर्थोगोनल फंक्शन कहते हैं हम इसको, ठीक है। अब ये वैसे जस्ट उन्होंने आपको एग्जाम्पल दी है, इसको करने की जरूरत नहीं है, वरना आप लोग कहोगे कि ये इन्होंने कैसे सॉल्व किया, ठीक है। आप लोगों ने को जस्ट नॉर्मलाइजेशन और उसकी ऑर्थोगोनल की वैल्यू का पता होना चाहिए, कैसे आ सकती हैं या सिग्निफिकेंस कैसे हो रहा है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ ये हो क्या रहा है। हमारे पास क्या थी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी, ये फाइनल इक्वेशन हमने निकाली थी 1, ठीक है। अगर इसका साई 1 के थ्रू भी कर सकते हैं या 1 2 3 कर सकते हैं, या यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि अगर हम साई एम कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, एम ई एम होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वी एम होगी, उसका फंक्शन क्या है, साई एम है, ठीक है। और एक और फंक्शन ले रहे हैं जिसे हम साई एन कह रहे हैं, तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली एनर्जी क्या हो जाएगी, ई एन, और ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, डब्ल्यू एन, और ये एन आएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अल्टरनेटिव मेथड में क्या कह रहे हैं, द कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ वेव फंक्शन कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड एज फॉलो, कंसीडर टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशन ओनली, कि हम सिर्फ एक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, एंड कोरस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी स्टेट, अब उनकी एनर्जी क्या आएंगी, ई एम, यानी टोटल एनर्जी ई एम और ई एन आ जाएंगी, फॉर अ मूविंग पार्टिकल इन डायरेक्शन से एक्स, ठीक है। तो हमने ये कि दोनों इक्वेशन, एक इक्वेशन को साई एम के लिए भी लिख सकते हैं, साई एन के लिए भी लिख सकते हैं। तो आपको पता है अब इस तरह की इक्वेशन होती है तो हम क्या करते हैं कि वैल्यू निकालने के लिए एक इक्वेशन को दूसरी से ऐसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं कि हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकें, ठीक है। अब पहले वाली इक्वेशन में साई एन नहीं है तो उसको एन से मल्टीप्लाई कर दिया, और दूसरे वाली इक्वेशन में क्या है, साई एम नहीं है तो उसको साई एम से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद जब हम इसको डिवाइड कर उसको सबट्रैक्ट करने एक दूसरे के अंदर से, ठीक है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय साई एन एंड इक्वेशन 2 बाय साई एम ऑन सबट्रैक्टिंग वी गेट, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो जब हम माइनस करेंगे तो ये वैल्यूज हमारे पास क्या हो जाएंगी कि साई एन और डी डी स्केयर साई एम ओवर डी एक्स आ जाएगा, और ये सारी चीजें उसने जो है ना सॉल्व करके लिखी हैं। अब हमारे पास क्या है, अब अगर ये देखें डी स्केयर है, ठीक है, इक्वेशन के अंदर ये आप लोग इजीली इसको कर लोगे कि ये जस्ट मल्टीप्लाई करके और माइनस किए इक्वेशंस को एक दूसरे के अंदर से, ठीक है। अब ये डी स्केयर है यानी डबल डिफरेंशिएशन है, तो एक डी ओवर डी एक्स हम बाहर निकाल लें तो बाकी अंदर क्या रह जाएगा, साई एन इंटू डी साई एम ओवर डी एक्स है, ठीक है, यानी एक डिफरेंशियल हमने बाहर निकाल लिया है। अगले भी ऐसे किया और अगली वाली इक्वेशन उसी तरह ही आ रही है, और आप ये देखें कि लाजमी हमारे पास एंड इसका इज इक्वल टू 0 आ गया, यानी ऑर्थोगोनल फंक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओवर द होल स्पेस, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ करें, सिंस दिस साई एंड वी आर 0 एट इन्फिनिट, कि अगर आपने अभी हमने आगे देखनी भी है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशनल बॉक्स, तो वहां देखोगे
जब इन्फिनिट डिस्टेंस होता है तो साई की वैल्यू भी जीरो होती है और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी जीरो होती है। तो द फर्स्ट टर्म वैनिश एंड द सेकंड टर्म, कि हमारे पास ये सारी टर्म खत्म हो जाएगी। ठीक है, जब साई जीरो हो गया, चाहे वो साई एन है या साई एम है, तो ये सारी साई वाली टर्म क्या होगी हमारे पास, जीरो होगी। अब रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा, 8 पाई स्केयर एम ओवर एच स्केयर ई माइनस वी। ठीक है, अब और इंटीग्रेशन हम किसकी अब करेंगे, अब अप्लाई हमारे पास किसके लिए आएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, और फंक्शन हमारे पास क्या थे, साई एम साई एन और डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए कि जब दो डिफरेंट फंक्शन हैं तो उनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। ये जस्ट जैसे साई वन था और मल्टीप्लाई करें हम साई टू से। ठीक है, आपको ये इक्वेशन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे ये आ रही थी। ठीक है, कि जब दो डिफरेंट फंक्शन है और उसको पूरी स्पेस में हम इंटीग्रेट करें तो आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। और ये हमारे पास क्या है, इसको हम ऑर्थोगोनल फंक्शन कहते हैं। सिंस द टू एनर्जी स्टेट आर नॉट दे जनरेट, कि इनकी एनर्जी सेम नहीं है, ई एम एंड ई एन आर न्यूमेरिकली अनइक्वल, देन द इंटीग्रल पॉइंट ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी इक्वल टू जीरो। वही बात आ रही है कि ये हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। सो द इक्वेशन इज द कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ आइगन फंक्शन, कि ये हमारे पास आइगन फंक्शन है जिनकी वैल्यू क्या है, हमारे पास सिंगल वैल्यू होती है, कंटिन्यूस वैल्यू होती है, और ये आपस में एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं। और यहाँ ये ऑर्थोगोनैलिटी को फॉलो करेंगे अगर हमारे पास इनकी प्रोडक्ट क्या हो, जीरो के इक्वल आए। ठीक है, उससे आगे मैं आप लोगों को, हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कर ली थी। ठीक है, आप लोग पेज नंबर देख लीजिएगा कि हम आगे से कहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, छोटी छोटी टर्म थी कि हमारे पास ऑर्थोगोनैलिटी क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, या साइज की क्या सिग्निफिकेंस है, या साइज स्केयर की क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमने कर ली थी। उससे आगे देख लेते हैं हमारे पास क्या रह गया। हाँ, ऑपरेटर्स भी मैंने आपको बताए थे कि ऑपरेटर क्या होते हैं। जैसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हमारे पास लैप्लेसियन ऑपरेटर लगा है और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लगा है, कि जब भी कोई प्रोसेस किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो और उसके रिजल्ट में वही फंक्शन दोबारा जनरेट हो जाए और साथ में कोई डिजिटल वैल्यू आ जाए, या जैसे डिजिट आ जाए, कोई भी वैल्यू आ जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि ये हमने जो ऑपरेटर लगाया हुआ है, और उस ऑपरेटर को कि एक कोई ना कोई वैल्यू होती है हमारे पास। ठीक है, और ऑपरेटर की ऑपरेटर को क्या मैं ये कहना चाह रही थी, उसको उसको हम कोई कुछ ना कुछ नेम दे देते हैं कि हमारे पास तो कौन, जैसे आपने कहा कि ये लीनियर ऑपरेटर हो सकता है, या फिर हमारे पास क्या है, लैप्लेसियन ऑपरेटर है, या फिर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आप लोगों ने देखे थे। ठीक है, मैं जस्ट आपको यहाँ पे इसकी डेफिनेशन बना देती हूँ कि ऑपरेटर क्या होता है। एन ऑपरेटर इज अ मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन और अ प्रोसीजर टू बी कैरिड आउट ऑन अ फंक्शन सो एज टू गेट अनदर फंक्शन। ठीक है, कि एक ऑपरेटर ऑपरेट हो रहा है किसी भी फंक्शन के ऊपर जिसके रिजल्ट में हमारे पास कोई और फंक्शन आ रहा है। ठीक है, ये कोई और फंक्शन देख लेंगे हमारे पास क्या है, द फंक्शन ऑन विच द ऑपरेशन इज कैरिड आउट इज कॉल्ड ऑपरेंड। ये जो पहला फंक्शन है इसको हम क्या कह सकते हैं, ऑपरेंड भी कह सकते हैं। द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अबव इक्वेशन डज नॉट मीन दैट द फंक्शन इज मल्टीप्लाइड विद द ऑपरेटर, कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ठीक है, इवेंचुअली एन ऑपरेटर रिटन अलोंग हैज नो सिग्निफिकेंस, कि अगर हमने सिंपली ऑपरेटर लिखा होता तो आप लोगों को तो समझ ही ना आती कि क्या है। अब इसकी एग्जांपल यहाँ पे दी जा रही है, फॉर एग्जांपल डी ओवर डी एक्स, यानी डेरिवेटिव लेना हमने एक्स से। डी ओवर डी एक्स क्या होगा कि ये ऑपरेटर है, हमें पता चल गया कि यहाँ पे हमने उसकी डिफरेंशिएशन करनी है। ठीक है, यानी अगर मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, कुछ भी लिखा है वो लिखा होगा तो हमें पता चलता है ना कि हमने अगली जो डिजिट है उसके ऊपर क्या प्रोसेस अप्लाई करना है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डी ओवर डी एक्स हमें ये बता रहा है कि हमने इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका आंसर क्या आता है कि
n माइनस वन आता है ना, और n जो है उस डिजिट से पहले आ जाएगा, तो इसलिए इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 3x2 आ जाता है। Here d over dx which stand for differentiation with respect to x is the operator। x3 हमारे पास क्या आ गया, ऑपरेंड है, और 3x2 हमारे पास क्या है, इज द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, ये उसका रिजल्ट आ गया। अब इसको हम कैसे नोट कर सकते हैं, इट मे बी नोटेड दैट यूजली ऑपरेटर ए ऑपरेटर बी इज नॉट इक्वल टू द फंक्शन ऑफ ऑपरेटर बी इंटू ए। ठीक है, ये लाजमी नहीं है कि ए का इनका सीक्वेंस भी सेम हो। ठीक है, कि ए ऑपरेटर इंटू बी ऑपरेटर नॉट इक्वल टू बी ऑपरेटर इंटू ए ऑपरेटर। ठीक है, आगे नीचे उन्होंने आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है कैसा हो सकता है। ठीक है, दिस इज एक्सप्रेस इन वर्ब बाय यूजिंग दैट ऑपरेटर यूजली डू नॉट कम्यूट। ठीक है, या हम आपस में इक्वल वैल्यू नहीं आ सकती इसको कि हम इसका सीक्वेंस चेंज कर दें। दिस में बी इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एग्जांपल। सपोज हमारे पास क्या है, ए ऑपरेटर है, ठीक है, और जो कि इक्वल है एक्स के। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स एंड एफ हमारे पास क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या आएगा, हमारे पास एक्स स्केयर आ जाएगा, हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फंक्शन ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स स्केयर है। अभी हम इसको वैल्यू पुट कर देते हैं कि ए अब क्या था हमारे पास, ए की वैल्यू क्या थी, एक्स, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, बी एफ की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एक्स स्केयर। ठीक है, बी हमारे पास क्या था, इसने बी को यहाँ पे मेंशन नहीं किया। ए हमारे पास एक्स है, बी हमारे पास, अच्छा इसने यहाँ पे गलत लिखा है, बी हमारे पास क्या है, डी ओवर डी एक्स है, और एफ हमारे पास क्या है, एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर। तो ये नीचे वाली इक्वेशन में उसने सही लिख दिया है कि ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर और एफ क्या है हमारे पास, एक्स स्केयर। तो इसने यहाँ लिख दिया, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, एक्स, और डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्केयर हमारे पास क्या है, 2x आ जाता है, कि क्यों, 2 उससे पहले, और 2 माइनस वन क्या होगा, 1 आएगा ऊपर, x की वैल्यू 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 2x स्केयर बन जाएगा। अब अगर आप देखो कि अगर हम इसको इन्वर्स कर दें, b को पहले लिखें और a को बाद में लिखें, तो b क्या था हमारे पास, d ओवर dx था, a क्या था हमारे पास, x, और f क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर। तो अब ये तो पहले एक्स स्क्वायर और एक्स आपस में कंबाइन होके हमारे पास क्या हो जाएंगे, एक्स की पावर 3, और बी जो था डी ओवर डी एक्स था, यानी इसकी डिफ्रेंसिएशन लेनी थी हमने, तो फिर ये क्या बन गया हमारे पास, तो ये बनना चाहिए 3x की पावर 2। अब ये देखो दोनों में वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। ये क्या बन, ऊपर वाली बन गई 2x स्क्वायर और नीचे वाली क्या बन गई 3x स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि जब हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या है, कम्यूट नहीं है, यानी हम इनका सीक्वेंस जो है चेंज करें तो ये दोनों इक्वल नहीं आते। ठीक है, इसी तरह इसने हमें लीनियर ऑपरेटर की एग्जांपल दी है कि फंक्शन ऑफ ए ऑपरेटर इनटू फंक्शन ऑफ एफ, या सिंपली एफ प्लस जी इज इक्वल टू। अब लीनियर ऑपरेटर का मतलब क्या है कि ये ए जो है वो जी के साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है, और ए जो है वो एफ के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और इसको प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, the operator on the sum of two function give the same result at the sum of two result obtained by carrying out the same operation on the two functions separately। कि अगर हमने दो फंक्शन के ऊपर कोई ऑपरेटर लगाया है तो उसको प्लस कर दें तो वो इक्वल होगा, हमारे पास उनको प्लस करके और एंड पे हम उसकी ऑपरेटर लगा दें तो सेम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नीचे उसने लैप्लेसियन ऑपरेटर की एग्जांपल दी है, वो हमने देख लिया था, डेल डेल कहते हैं या डेल स्केयर कहते हैं, एक्स वाई जी के लिए यूज किया था हमने, और इसी तरह हैमिल्टोनियन ऑपरेटर यूज किया था हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, उसकी वैल्यू देख ली थी। ठीक है, अब अगर आप ये इसकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की लास्ट वैल्यू देखो तो हमने ये जो 6 वाली इक्वेशन थी, ऑपरेटर एच ऑपरेटिंग ऑन फंक्शन साई इज इक्वल टू ई इंटू साई था। अब यानी साई अगेन हमारे पास अपेयर हो गया और उसके साथ कोई ना कोई वैल्यू आ गई ई की। ठीक है, एनर्जी है, एनर्जी की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। अब ये क्या हुआ कि
ये जो ई है यानी यहाँ पे कोई भी वैल्यू आएगी इसको हम कहते हैं आइगन वैल्यू। ठीक है, जब भी कोई ऑपरेटर किसी फंक्शन पे ऑपरेट हो तो वही फंक्शन दोबारा आ जाए हमारे पास और उसके साथ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है तो उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, आइगन वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो अब ये हमें आइगन वैल्यू के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, फॉर अ स्टेशनरी वेव इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग द एम्पलीट्यूड फंक्शन, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स कैन हैव सिग्निफिकेंस ओनली अ सर्टेन डेफिनेट वैल्यू ऑफ लैम्डा की वेवलेंथ। अब उसने आपको एग्जांपल दिया है कि कोई एक स्ट्रिंग है यानी कि कोई एक रस्सी है किसी पॉइंट के ऊपर जो है वो अटैच हुई है, आप सिंपली कह रहे हैं दीवार के साथ किसी पॉइंट से अटैच है, तो अब उसको आप मूव करते हो तो एक वेव से बनाएगी। ठीक है, वो डिपेंड कर रही है उसकी वेवलेंथ कितनी है। ठीक है, दिस फंक्शन विल बी दोज विच मस्ट सर्टिफाई द फॉलोइंग कंडीशन की ये फंक्शन जो उसके ऑब्टेन होगा जो साई था हमने कि उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए। f of x must be equal to 0 at each end of the string as the string is fixed at this point and the amplitude of vibration is 0। कि हमारे पास क्या है कि रस्सी जो है दोनों साइडों से अगर बांधी हुई है आप उसको मूव कर रहे हैं तो उसकी कुछ ना कुछ वेव बनेगी। ये इस पॉइंट को ना मैं आपको वहां पे बताऊंगी, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की जो पार्टिकुलर इन वन डायमेंशनल है ना। ठीक है, तो जब वहां पे क्या होगा इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा जहां जहां से ये बांधी हुई है जिस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, यानी इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या है वहां पे जीरो है। f of x must be single value and finite होगी at every point on the vibrating string। The amplitude has definite value at any given instant कि किसी भी पॉइंट के ऊपर इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी और इसकी सिंगल वैल्यू होगी, स्पेसिफिक वैल्यू होगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या था, ओके अब उसने कहा कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हैव सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी। हमें पता है ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, आप लोगों ने पीछे ड्राइव कर लिया है। अब उसने कहा कि देयर कैन हैव मैनी सॉल्यूशन ऑफ फॉर एम्पलीट्यूड फंक्शन। ठीक है, साई के डिफरेंट सॉल्यूशन आ सकते हैं बट ओनली दोज वैल्यूज ऑफ साई आर एक्सेप्टेबल एंड हैव सिग्निफिकेंस व्हिच कोरस्पॉन्ड टू सम डेफिनेट वैल्यू ऑफ द टोटल एनर्जी। यानी कि उसकी वैल्यू उस टाइम एक्सेप्टेबल है जब उसकी वैल्यू जो है वो टोटल एनर्जी के इक्वल आएगी। ठीक है, सच वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज। ठीक है, ये इनको हम क्या कहते हैं, आइगन वैल्यूज कहते हैं। दीज वैल्यूज आर आल्सो कॉल्ड प्रॉपर वैल्यूज और कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज। ठीक है, हम एनर्जी की वैल्यू भी निकालेंगे कि एनर्जी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए ये एम्पलीट्यूड फंक्शन के लिए, आगे जाके हमने देखना है। The corresponding values of the function psi are called आइगन फंक्शन और वेव फंक्शन। ठीक है, ये साई हमारे पास क्या है, वेव फंक्शन कह सकते हैं या आइगन फंक्शन कह सकते हैं और इसके साथ जो ई वाला था ये हमारे पास आइगन वैल्यूज आ सकती हैं। इन द केस ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग द आइगन फंक्शन ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन विल बी दोज विच मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। इसको फॉलोइंग कंडीशन कौन कौन सी हम देख लेते हैं। कहाँ तक है मैं आपको जो है ना, ओके अब हमारे पास क्या होना चाहिए कि psi must be single valued and finite value होनी चाहिए for each value of the variable x y z there is only one definite value of the function psi के psi की कोई ना एक स्पेसिफिक वैल्यू होनी चाहिए x के लिए, y के लिए और z के लिए। ठीक है, psi must be continuous के तीनों एक्सिस के साथ हमारे पास ये जो है कंटिन्यूस होना चाहिए। there must not exist any sudden change in the psi as its variable are change कि हम x और y और z को चेंज करें तो एक कंटिन्यूस चेंज आए, यानी ठीक है ये नहीं है कि हमारे पास क्या हो सडन चेंज इसके अंदर आए। psi must become zero at infinity। psi की वैल्यू हमारे पास क्या है, इनफिनिटी के ऊपर क्या हो जानी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए। ठीक है, ये भी आप देखोगे कि आगे हमने पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स देखना है तो आप वहां पे भी देखेंगे कि जब हमारे पास पोटेंशियल इन्फिनिटी के ऊपर ज्यादा हो जाता है बहुत, ठीक है
इन्फिनिट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो जाती है और इन्फिनिटी के ऊपर हमारे पास साई की वैल्यू भी 0 हो जाती है। ठीक है, तो ये उसकी कंडीशन है कि साई की वैल्यू को सिंगल वैल्यू होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए और इसकी वैल्यू इन्फिनिट के ऊपर 0 हो जानी चाहिए। या फिर आइगन फंक्शन क्या है या आइगन वैल्यू कैसे क्या हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। हम कह सकते हैं व्हेन एन ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन अ फंक्शन the same function is reproduced with some numerical value। ठीक है, जब कोई ऑपरेटर किसी फंक्शन के ऊपर ऑपरेट हो वही फंक्शन दोबारा आ जाए और उसके साथ कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए, देन द फंक्शन इज कॉल्ड आइगन फंक्शन एंड द न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड आइगन वैल्यू। ये इसकी डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए तो आपको आनी चाहिए। ठीक है, द अल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन क्या हो सकता है। द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन हैमिल्टोनियन ऑपरेटर फॉर्म, हमने ये पीछे इक्वेशन देख ली हुई है, एच साई इज इक्वल टू ई साइन। ठीक है, या हम इसी को अगर हम ऑपरेटर की फॉर्म में लिखें तो एच क्या था हमारे पास, ऑपरेटर था, साई फंक्शन है और हमारे पास साई अगेन प्रोड्यूस हो रहा है और उसके साथ ई आ रहा है। अब ये ऑपरेटर नहीं है, ये हमारे पास क्या है, आइगन वैल्यू है कि ये ओ ऑपरेटर की वजह से हमारे पास क्या आ गया, वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है और ये इसको हम क्या कह देते हैं हमारे पास, आइगन वैल्यू। अच्छा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में इन्होंने इसी की बात की है। मैं अगले वाला पैराग्राफ आप लोगों को पढ़ देती हूँ कि अगर इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट टर्म है जो आगे इन्होंने यूज करनी है तो वो आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो जाए। देयर फॉर एवरी वेव फंक्शन साई देयर मस्ट बी अ कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी वैल्यू। ठीक है, कि हमारे पास क्या है, उसकी कोई ना कोई किसी भी फंक्शन के लिए हमारे पास क्या होगी, उसकी आइगन वैल्यू होगी। अब यहाँ पे आइगन वैल्यू उसकी क्या है, एनर्जी है, टोटल एनर्जी की बात हो रही है। ठीक है, for every function wave function psi there is a corresponding energy value E। अब इसका मतलब है हमने जब देखना है कि हर psi के लिए उसकी एक स्पेसिफिक एनर्जी की वैल्यू होगी। ठीक है, अभी हम देखेंगे वो कैसे चेंज हो रही है, ये चीज मैं आपको वहां पे बताऊंगी। दैट इज फॉर एवरी आइगन फंक्शन देयर विल बी वन आइगन वैल्यू, कि हर आइगन फंक्शन के लिए उसकी एक स्पेसिफिक एनर्जी की वैल्यू होगी। दिस मीन्स दैट द एनर्जी स्टेट मस्ट हैव अ वेव फंक्शन, के कोई भी एनर्जी स्टेट है। अब इलेक्ट्रॉन की कोई ना कोई एनर्जी है। ठीक है, वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा रहा है तो एनर्जी स्टेट में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिहाज से उसका वेव फंक्शन भी है। It means that each energy state must have a wave function which will be characteristic of system, कि ये सिस्टम का characteristic है कि जैसे ही वेव फंक्शन चेंज हो रहा है तो उसके साथ एनर्जी भी चेंज आ रही होगी, या एनर्जी चेंज है तो उसका मतलब है इसका वेव फंक्शन भी चेंज हो रहा है। If the two different values of psi the same value of energy be obtained, ठीक है, two different eigen function having the same value of eigen value, then these two states will be degenerate state। आपको पता है कोई भी ऑर्बिटल या कोई भी सिस्टम जिसमें एनर्जी सेम आ जाए, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं कि ये डीजनरेट स्टेट के अंदर है। अगर एनर्जी डिफरेंट है वो तो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी कि उसके साथ साई की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन दो साई हों लेकिन उनकी एनर्जी की वैल्यू सेम आए तो हम उसे कहते हैं ये डीजनरेट स्टेट्स हैं हमारे पास। अच्छा, the concept of eigen function and corresponding eigen values can be visualized in another manner। ठीक है, हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को देख लेते हैं। The Schrodinger wave equation with respect to three dimensional space is a second order differential equation। हमें पता है इसमें ये second order differential equation थी। It has several solution, it gives several values of psi। इसकी psi की हमारे पास several value आती हैं। all the solution are not permissible। ठीक है, some of these are imaginary, जिसमें imaginary complex number आ गए हैं। ठीक है, और वो हमारे पास वैलिड नहीं होते। ठीक है, only those values of psi are valid which are finite, single valued, continuous, normalized। ठीक है, या फिर हमारे पास क्या है, इन्फिनिट के ऊपर ये क्या हो जाए, जीरो। अब वही नॉर्मलाइजेशन की इक्वेशन लिख दी है इन्होंने और साथ हमारे पास क्या है कि ऑर्थोगोनल की लिख दी। ठीक है, कि यानी जीरो से प्लस इन्फिनिटी पे जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो, या फिर
होल स्पेस में ले रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में ले रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, यानी ये ऑर्थोगोनल और नॉर्मलाइज्ड फंक्शन की बात आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास इन्होंने कुछ एग्जांपल दी हैं, उसको देख लेते हैं और साथ क्या है। द वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑब्टेन बाय पुटिंग द परमिटेड वैल्यूज ऑफ साई इन दिस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज कॉल्ड आइगन वैल्यूज, ठीक है। द वैल्यूज ऑब्टेन by substituting these characteristic values in E in Schrodinger wave equation is called eigenfunctions, ठीक है। It is important to note that the eigenfunction of an electron is called an orbital, ठीक है। इस आइगन फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, ये उसका ऑर्बिटल है। एज द आइगन वैल्यूज correspond very nearly to the energy, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हो गया कि हर ऑर्बिटल की, अभी कह लो हर साई की, हर ऑर्बिटल की एक स्पेसिफिक एनर्जी है, तो इसका मतलब है जो बोहर एटॉमिक मॉडल था उसके अंदर एनर्जी का जो लेवल थे, ठीक है, जो ऑर्बिटल है उनका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है यहाँ पे। As the eigenvalues correspond very nearly to the energy value associated with the different Bohr orbits, the Bohr atomic model may be considered as a direct consequence of wave mechanical approach of the atomic structure. कि हम ये क्या कह सकते हैं कि यहाँ से हमने वो बोहर एटॉमिक मॉडल के ऑर्बिटल के बारे में निकाल लिया, उनकी एनर्जी के बारे में निकाल लिया, ठीक है। तो ये हमें क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। नीचे वो ही आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि ऑपरेटर है, फंक्शन है, उसको अप्लाई कर रहे हैं और उसके रिजल्ट पे हमारे पास क्या है, आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन आता है या नहीं आता, ठीक है। अब उसने एक, मैं ऊपर वाली एक दो एग्जांपल और नीचे वाली एक दो एग्जांपल देख लेती हूँ कि हमारे पास ऑपरेटर क्या है, डी ओवर डी एक्स है, फंक्शन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, उसको अप्लाई कर रहे हैं डी ओवर डी एक्स को एक्स स्क्वायर के ऊपर, तो आंसर क्या आना चाहिए, क्या आएगा 2x1। अब देखें एक्स स्क्वायर अगर ये दोबारा जनरेट होता तो तभी हमारे पास आइगन फंक्शन होता, लेकिन अब ये क्या है, एक्स स्क्वायर इज अ नॉट आइगन फंक्शन की, ये आइगन फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास क्या था, ऑपरेटर क्या है, डी ओवर डी एक्स है, फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंशियल ए एक्स है, तो आंसर में हमारे पास क्या आ रहा है कि ए एक्सपोनेंशियल से पहले आ जाएगा और ई ए एक्स ऐसे आ जाएगा। अब इसका मतलब है ये भी हमारे पास आइगन फंक्शन नहीं है क्योंकि यही फंक्शन रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। इसी तरह अगर नीचे वाली लास्ट एग्जांपल देख लें, दो लास्ट वाली दो एग्जांपल है हमारे पास, कि हमारे पास क्या है, डी, ठीक है। अगर 5 और 6 देख लें, डी स्केयर और डी एक्स स्केयर हमारे पास ऑपरेटर है, साइन एक्स हमारे पास क्या फंक्शन है, तो इसका आंसर क्या आएगा, पहले आपको पता है साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, डिफरेंशिएशन क्या होती है, एक्स, और एक्स साइन की डिफरेंशियल होती है कॉस, और कॉस की अगर डबल डिफरेंशिएशन करें ना हम यहाँ पे, तो वो उसका क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, ठीक है। तो एक्स जो है साथ आ गया। अब ये देखिए साइन एक्स था, उसका रिजल्टेंट भी हमारे पास साइन एक्स है लेकिन सिर्फ माइनस के साथ, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कॉस एक्स आएगा तो उसकी पहली डिफरेंशिएशन होगी माइनस साइन, और कॉस की होगी साइन, और साइन की हमारे पास क्या हो जाएगा कि साइन का क्या आएगा फिर कॉस, ठीक है। कॉस की वैल्यू आती है माइनस साइन, और साइन का क्या आएगा फिर कॉस आ जाएगा, तो ये माइनस साइन के साथ आ गया, लेकिन कॉस एक्स रीजनरेट हो गया, तो ये हमारे पास, इसलिए हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास ये दोनों आइगन फंक्शन है लेकिन माइनस वैल्यूज के साथ, यानी कि वो ही फंक्शन दोबारा से रीजनरेट हो तो तब वो हमारे पास आइगन फंक्शन होता है, ठीक है। ये छोटी छोटी टर्म थी, कहीं ना कहीं आप लोगों को यूटिलाइज होंगी, इसलिए ये जो है ना मैंने आप लोगों को सारी यहाँ पे करवाई हैं, तो आप लोगों ने इनको प्रिपेयर कर लेना है अच्छे तरीके से, उनको समझ लेना है।